Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Today we will discuss three chapters: current electricity, electromagnetism, and electromagnetic induction. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, उसका पहला टॉपिक है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम एक साइंटिस्ट था जिसकी बुनियाद पे उसने एक अपना लॉ दिया था जो कि रिलेट करता था वोल्टेज और करंट को किसी भी सर्किट के अंदर. उसने अपने लॉ में ये बताया कि जो वोल्टेज है किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दैट ऑफ वोल्टेज. इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा आप वोल्टेज देंगे किसी भी सर्किट में उतनी ही ज़्यादा आपका करंट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा. जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट. लेकिन उसने जब ये कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसे रेजिस्टेंस कहा गया जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वोल्टेज के जो करंट के. मतलब कि जो करंट है और जो रेजिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट रहेगा रहने के लिए, अपने आप को कंजर्व रखने के लिए था. मतलब कि उन्होंने एक दूसरे को कंजर्व रखना था. करंट बढ़ता, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता और रेजिस्टेंस कम होती तो करंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता. अब यहाँ पे आर जो है वो रेजिस्टेंस को शो करता है जिसका सिंबल जो है वो ओमेगा है, जिसका यूनिट ओम है. इस फार्मूले से जो कि गिवन है V इक्वल्स आई आर, इस फार्मूले से आप वोल्टेज गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो तो करंट की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो. सिमिलरली टू दैट ऑफ आर भी आप फाइंड कर सकते हैं. कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं. उन कंडक्टर्स को ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है. इट मीन्स को वो कैसे ओबे करते हैं कि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है जब उनका जो करंट है सर्किट का वो इंक्रीज कर दिया जाए या फिर वोल्टेज जो है वो जो है चेंज कर दिया जाए तो वो अपनी रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं. तो ऐसे जो कंडक्टर्स थे उनको ओहमिक कंडक्टर कहा जाता था. और उनका जो टेम्परेचर था वो अगर जो है कंडक्टर का क्या किया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता, मे आल्सो एक्ट एज नॉन ओहमिक कंडक्टर. मतलब कि अगर तो वो कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं, मतलब कि जो कंडक्टर्स हैं वो एक खास टेम्परेचर की हद तक ओम्स लॉ को ओबे करते हैं. अगर तो उस लिमिट से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो जो कंडक्टर्स हैं वो अपना ओमिक बिहेवियर जो है वो खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ओमिक लॉ को ओबे नहीं करते और वो उस वक्त ओमिक कंडक्टर भी उनको नहीं कहा जा सकता. सिमिलरली इसके अपोजिट जो नॉन ओमिक कंडक्टर थे वो आसानी के साथ हम इसको बता सकते हैं कि वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उन कंडक्टर्स को नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो करंट, वोल्टेज और टेम्परेचर इन तीनों को चेंज करने के साथ उनकी जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है. तो ऐसे कंडक्टर को नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है. अब नॉन ओमिक जो ओम लॉ है उसकी लिमिटेशंस क्या थी, जो कहाँ पे आके वो अपने लॉज को लागू नहीं कर सकते थे हम इस लॉ को किस जगह पे आके. तो वो ये था कि जी जो सेमीकंडक्टर हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ये ओम लॉ ओबे नहीं होता है. जैसा डायोड्स है, ट्रांजिस्टर है, इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उनमें ओम लॉ ओबे नहीं होता है. यहाँ पे जाके वो फेल हो जाता है. सेकंड कंडीशन, जब फिजिकली कंडीशन जो है यानी टेम्परेचर है या प्रेशर है ये अगर कांस्टेंट ना रहें, जब ये कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो ऑटोमेटिकली ओम लॉ उन पे ओबे नहीं हो सकता है. इनमें से कुछ करंट जो होता है, एक स्टडी करंट जो है टर्म यूज होती है जो कि क्या कहते हैं कि जी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, वैल्यू उनकी कांस्टेंट आती रहे टाइम टू टाइम, ऐसे करंट को स्टडी करंट जो है वो कहा जाता है. और ये कॉन्टिन्यूस, जब ये चेंज नहीं होता टाइम के साथ तो ये कॉन्टिन्यूस लूप्स में जो है ट्रेवल करता है. अगर तो करंट और जो टाइम है इनका ग्राफ बनाया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन में आपको शो करते हैं स्टडी करंट. नेक्स्ट है जी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी.
रेजिस्टेंस क्या होती है? किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसको पास होने में जितनी दिक्कत पेश आती है, इसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये क्या होता है? resistance is a physical property of a substance because of which it opposes the flow of current। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि करंट की फॉर्म में मूव कर रहे हैं किसी कंडक्टर में से, उनके रास्ते में जो हर्डल्स आएंगी उनको फ्री मूव करने में इस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका यूनिट पीछे हमने बताया है, ओम होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ लेंथ एंड टेम्परेचर होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल होता है। यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के, जो पार्टिकल्स हैं कंडक्टर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने जो मोशन है वो रैंडम हो जाएगी। रैंडम मोशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो करंट फॉर एग्जांपल किसी कंडक्टर में से पास होना है सीधे रास्ते के में, तो उस सीधे रास्ते में भी जो उस पार्टिकल, जो उस मीडियम, जो सब्सटेंस है, उसके इलेक्ट्रॉन हर्डल्स बनेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देंगे, तो जिस वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। एरिया जो है जितना ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतनी कम होगी रेजिस्टेंस। यानी जितनी मोटी ऐसे कह लें कि तार होगी फॉर एग्जांपल, तो उतना आसानी के साथ जो है करंट पास होगा। नेक्स्ट है जी, रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच हैविंग पर्टिकुलर डायमेंशन। एक खास डायमेंशन होती है जो बताती है कि हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, कि कितनी ताकत के साथ इलेक्ट्रिक करंट को उसने रोका है। इसे रेजिस्टिविटी कहा जाता है कि करंट को रोकने में सब्सटेंस ने कितनी ताकत लगाई है, जो इलेक्ट्रॉन्स ने कितनी हर्डल्स प्लेस किए हैं आगे, उसको इलेक्ट्रॉन को कितनी मुश्किल हुई है पास आउट होने के लिए, इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल सब्सटेंस एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस होगा, और विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी जो सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा यूनिट इसका ओम मीटर होता है, क्योंकि जो फार्मूला है इसका रो, इसको रेजिस्टिविटी को रो से शो किया जाता है। रो इज इक्वल टू आर, यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया, वेक्टर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जो ओम मीटर जो है वो क्या हो जाता है, इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाता है, और जो इसका एरिया है, सॉरी रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा, जो एरिया है उसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे लेंथ है, लेंथ का मीटर हो जाएगा, मीटर और मीटर कैंसिल, तो जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट ओम मीटर होगा। किसी अब सब्सटेंसेस हैं, जो सब्सटेंस की इंटरनली कुछ रेजिस्टेंस होती हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पास होने के लिए, जैसे मैंने बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको करंट को रोकते हैं उसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, बेसिकली करंट को फ्लो करने के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। जैसे, और जो मुश्किलात पैदा होती हैं वो उसके रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होने शुरू हो जाती है, जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब जो इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस है उसके अंदर से फॉर एग्जांपल एक ऐसी एग्जांपल ले लें कि उसमें से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है किसी सब्सटेंस में से करंट फ्लो करेगा, तो उसके अपने ही सेल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स, उस करंट को मूव करने में हर्डल्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हीट की फॉर्म में आपको पता चलेगा। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी डिवाइस को देख लें, अगर वो ज्यादा देर चलती है तो वो गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। Effect of the internal resistance is that the voltage supplied by the power supply drops as the current drawn from the power supply is increased। मतलब कि internal resistance जो है इसका effect क्या होता है, voltage supply by the power supply drops, उनका जो करंट है जितना ज्यादा
निकलेगा, ड्रॉ होगा, उतनी ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज जो है वो उस पर पावर जो है चाहिए होगी उस डिवाइस को। नेक्स्ट है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी द कैलकुलेशन of the relative change of resistance per degree of the temperature change। टेम्परेचर का 1 डिग्री जो है चेंज हो with respect to that of resistance, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा कहा जाता है। R is equal to R reference into 1 plus alpha into T minus T reference। T reference the alpha जो है ये क्या है, बेसिकली टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। फॉर प्योर मेटल्स के लिए इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, मीनिंग दैट रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब कि जो कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो पॉजिटिव होता है, यानी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस है सब्सटेंस की वो इंक्रीज करती है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरह कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि द रेजिस्टेंस जो है वो उनके टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर जाती है। कुछ मेटल अलॉयज होते हैं, यानी जो दो मेटल्स हैं उनको कॉम्बिनेशन कर दिया जाए उसे अलॉय कहा जाता है। मेटल अलॉय जो है उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्लोज टू दैट ऑफ जीरो हो जाता है। इसका मतलब कि वो हार्डली चेंज होता है, बड़ी मुश्किल से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते जाए तो मुश्किल से चेंज होगा, तो ये क्लोज टू जीरो कह लेते हैं उसको चेंजिंग इसके अंदर। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट के साथ चेंज हो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, फॉर एग्जांपल लाइक मैकेनिकल एनर्जी है, हीट है, मैग्नेटिक फील्ड है, या इसी तरह और किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट में, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है वाट। इस वन वाट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? 1 जूल ऑफ वर्क डन अगर 1 सेकंड में हो, 1 जूल 1 सेकंड में हो, तो जो पावर होगी किसी भी डिवाइस की वो 1 वाट होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका एक बड़ा यूनिट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी डिवाइस ने जो एनर्जी कंज्यूम की है और वो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम की है 1 आवर के अंदर, इसे हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे बताते हैं, इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर 100 वाट का बल्ब हो, 100 वाट का बल्ब हो और वो चलता रहे 10 घंटे लगातार, 10 घंटे चलने के बाद जो उसने एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम की है वो 1 किलोवाट आवर होगी। 1000 वाट का 1 किलो बनता है, तो ये 100 वाट है। तो अगर 1000 वाट 1 घंटे के लिए डिवाइस के चले, 1000 वाट 1 घंटे के लिए चले तो 1 किलोवाट आवर होता है। अगर 100 वाट सिमिलरली 10 घंटे चले तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर, तब जो है इक्वल होगा। इसी तरह अब मुख्तलिफ वोल्टेज जैसे है, रेजिस्टेंस है, करंट है, इन वैल्यूज के में से कोई भी दो वैल्यूज अगर ये मानो तो आप पावर यहाँ इजीली फाइंड कर सकते हैं। उनमें से 3 फार्मूले हैं जो कि P इज इक्वल टू वी आई या आई बी इसको कहते हैं, यानी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जो है वो पावर की इक्वल होता है। इसके इसी तरह P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये भी पावर फाइंड करने का फार्मूला है अगर आपके पास वोल्टेज गिवन हो और आर गिवन हो। सिमिलरली टू दैट अगर v की जगह आई आर वैल्यू लगा दी जाए तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर नीचे वाला और ऊपर आर स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा वो होगा p इक्वल्स आई स्क्वायर आर। ठीक है जी। तो जो अगर तो आप कहते हैं कि कोई डिवाइस है उसमें जो पावर ट्रांसफर है वो मैक्सिमम हो, तो पावर ट्रांसफर के मैक्सिमम होने के लिए लाजमी है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सोर्स की, इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए लोड डिवाइस में। यानी आपने किसी सर्किट के साथ किसी लोड को अटैच किया हुआ है, तो जो सर्किट की इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए लोड डिवाइस के रेजिस्टेंस के, तब आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम ट्रांसफर होगी इस लोड तक। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिसिटी के भी पढ़ेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड पहला चैप्टर, पहले टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं एक जगह को, उस जगह के अंदर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है किसी भी मटेरियल पे, किसी भी चीज पे, तो ऐसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है, किस उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, या तो एक मैग्नेट होगा, परमानेंट मैग्नेट वो होगा, या चार्जिंग मूविंग चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसको बी से डिनोट किया जाता है, इसका जो यूनिट है वो टेस्ला होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई भी पार्टिकल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ। उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एक होगा पैरेलल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा पार्टिकल का, चार्ज्ड पार्टिकल का, वो उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फील करवाएगा, जिस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है उस पार्टिकल को सर्कुलर या हेलिकल पाथ में मूव कराने में मदद करेगी। इसी तरह जो पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उस पार्टिकल के, वो उस फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को फील करेगा और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में मूव कराएगी। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर अगर चार्ज्ड पार्टिकल को किसी वेलोसिटी के साथ मूव करवाया जाए तो जो पार्टिकल है वो हेलिकल पाथ में जाएगा, मतलब कि स्ट्रेट आगे भी जाएगा और एक सर्कुलर पाथ में भी फॉलो करेगा, यानी सर्कुलर पाथ के अंदर वो आगे जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अराइजेस जो है प्रोड्यूस हो जाती है जी चार्ज इन मोशन, अगर जो चार्ज है वो मोशन में हो, या फिर परमानेंट मैग्नेट से भी प्रोड्यूस हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड को हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। द इमर्ज जो कि अब मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं। ये जो डायग्राम है इसमें देखें, नॉर्थ एंड जो है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एमिट होती हैं और जाती, एंटर कहाँ से होती, कहाँ पे होती हैं, साउथ पोल में जाके एंटर होती हैं। ये एक बार मैग्नेट की एग्जांपल दी गई है, तो नॉर्मली नॉर्थ से साउथ में जाती होती हैं। तो जो डेंसिटी है किसी भी फील्ड लाइंस की अगर जहाँ पे ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वहां पे ज्यादा है। इसका मतलब कि वहां पे जहाँ पे डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो रीजन है वो स्ट्रॉन्गर रीजन है, यानी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। जहाँ पे फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी वहां पे जो फील्ड रीजन है वो कम हो जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसी तरह बाहर मैग्नेट की एग्जांपल दी जाती है कि जी नॉर्थ से एमिट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पे एंटर होती हैं, उसी डायरेक्शन में साउथ से फिर मैग्नेट के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ में एंटर होती हैं और नॉर्थ से फिर एमिट हो जाती हैं और साउथ में चली जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? The number of magnetic field lines passing through a given closed surface, यानी किसी क्लोज सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है पास हो रही हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है फाई से या फिर फाई बी से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो बी जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसको डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो है फाई बी या फाई इक्वल्स बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट जब हटेगा तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फैक्टर आएगा वो कॉज आएगा। जो थीटा होता है वो एंगल होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है? एक तो होता है सरफेस एरिया, एक होता है वेक्टर एरिया। सरफेस एरिया होता है किसी भी बॉडी का अपर एरिया या कोई भी एरिया जो होता है किसी भी साइड से देखा जाए तो वो सरफेस एरिया होता है। वेक्टर एरिया होता है जो किसी भी बॉडी
का जो सरफेस एरिया है उस पे जो नॉर्मल निकलेगा, यानी परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ सरफेस एरिया निकलेगा, उसे वेक्टर एरिया कहा जाता है। तो ये जो ए है ये वेक्टर एरिया है, तो जो थीटा है वो बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के होगा, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा होता है। थीटा यानी जो इन बी और ए आपस में एंगल जीरो बनाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर ये थीटा 90 बनाएंगे तो ये फ्लक्स जो है वो मिनिमम हो जाएगा। डायग्राम में जो है आप देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम जो है इसमें दिखाया गया है जो ए है वो भी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल है, बी भी हॉरिजॉन्टल है, इनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो का बनता है, तो जो फ्लक्स होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखें, जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बी है, सॉरी वेक्टर एरिया, सॉरी वेक्टर एरिया जो है वो बी के परपेंडिकुलर है। तो जिस वजह से जो एंगल है वो 90 है, तो cos 90 जो है वो क्या होता है, जीरो। तो जो फाई होगा, जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। आगे नेक्स्ट डायग्राम में किसी एंगल पे है तो वो cos थीटा जो एंगल बनेगा उस एंगल को पुट करके आप फ्लक्स जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। फ्लक्स का जो यूनिट है वो नॉर्मली ज्यादा यूज किया जाता है वेबर, जो ऐसा यूनिट है उसका फंडामेंटल यूनिट हम जो आम अल्फाज में दूसरे यूनिट को मिला के बनाते हैं वो वोल्ट सेकंड होता है, और सीजीएस जो यूनिट है वो मैक्सवेल है। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्यों है? क्योंकि इसका जो वेक्टर एरिया है ये भी वेक्टर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर है। तो जो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के दरमियान लिया जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी को बताते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए, तो उस उस वायर में से जो करंट पास होगा उस करंट पे जितनी फोर्स लगेगी, यानी पर यूनिट करंट पे जितनी फोर्स लगेगी उसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। इसका भी यूनिट भी टेस्ला है, जो कि किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एरिया जो है वो बताता है। अब टेस्ला को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द फील्ड इंटेंसिटी जनरेटिंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर एम्पियर पर मीटर ऑफ कंडक्टर। इसको जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका फार्मूला नीचे गिवन है, बी इक्वल्स एफ ओवर आई एल। एफ जो है वो फोर्स है, आई जो है वो करंट है, एल जो है वो लेंथ है, बी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो क्या कहते हैं इसको, कि किसी फील्ड जो है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज यानी ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है। उस ईएमएफ की वजह से नेक्स्ट कॉइल में अगर तो करंट जो है वो इंड्यूस हो जाए, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो, वोल्टेज प्रोड्यूस हो, और उस वोल्टेज की वजह से नेक्स्ट कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो जाए, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी जो इंड्यूस्ड करंट है वो दो तरीके से जो है वो इंड्यूस हो सकता है। या तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो और जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं वो उसको आप कॉन्टिन्यूसली मूव करवाएं, यानी उसकी पोजीशन चेंज करते रहें। या ये हो गया, और दूसरी क्या है कि अगर तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग है और कंडक्टर स्टेशनरी है, इससे भी जो करंट है वो इंड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, नंबर ऑफ कॉइल एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल जितनी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उतना ज्यादा होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इंड्यूस करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है इसे दिया था फैराडे ने। फैराडे क्या कहता था कि इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। किसी भी कंडक्टर में जिस रेट के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस जिस रेट के साथ फ्लक्स चेंज होता है
उतनी ही ईएमएफ जो है उस कंडक्टर में या नेक्स्ट कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है। इसको मैथमेटिकली हम शो करते हैं, ईएमएफ यानी E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। अब माइनस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लॉ में बताता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ। और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, फाई फ्लक्स है यानी चेंज इन फ्लक्स है, और टी जो है वो टाइम है, और चेंज इन टाइम यहाँ पे लिए जाता है। यानी चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है जितना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, और जो एन है वो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उन पे भी ईएमएफ डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है जी लेंज लॉ। लेंज ने वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को के प्रोसेस को जो है वो फर्दर बताया था, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की थी। उसने क्या चेंज किया था, उसने ये चेंजिंग मतलब कि नहीं कह सकते हम इसको, हम ये कह सकते हैं कि जो करंट इंड्यूस कराया था उसकी डायरेक्शन बताई थी कि वो किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज करके बताया था कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट कंडक्टर में, साथ वाले कंडक्टर में, जहां भी इंड्यूस हो बेसिकली, वो जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू दैट ऑफ सोर्स होगी। यानी जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके अपोजिट प्रोड्यूस होगी, ताकि वो उसको रिपेल कर सके, उसको अपोज कर सके। अब ये अपोजिट जो प्रोड्यूस होती है, इस अपोजिट वर्ड की वजह से जो फार्मूला है उसमें नेगेटिव साइन आया था फेराडे लॉ के। E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। जो माइनस साइन है ये लेंज लॉ ने इंट्रोड्यूस करवाया था इस फार्मूले के अंदर। लेंज लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंपेंसेट भी किया जाता है। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल नीचे डायग्राम में देखें, अब यहाँ पे एक कॉइल को जो है कनेक्ट किया गया है गैल्वेनोमीटर के साथ, और जो मैग्नेट है बार मैग्नेट, उसको हमने चेंज करना है उसकी पोजीशन को, ताकि जो करंट है वो कॉइल में इंड्यूस हो सके। कैसे होगा, जैसे अब नॉर्थ पोल को अगर कॉइल के करीब लेके जाया जाए, तो जो एंड है जो नॉर्थ पोल के करीब होगा कॉइल का, जो वो एंड यानी वाई पोजिशन, वाई पॉइंट जो देखें, वाई पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल के करीब है। जब उसको हम मैग्नेट को करीब लेके जाएंगे, जो वाई पॉइंट है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, जो एक्स पॉइंट है वो साउथ पोल बन जाएगा। तो इस नॉर्थ नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन को ओवरकम करके हम मैग्नेट को आगे लेके जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा वर्क डन जो है वो हम करेंगे उस मैग्नेट पे, उस पॉइंट पे, कि मैग्नेट को हम आगे लेके जाएं, यानी नॉर्थ नॉर्थ की रिपल्शन को खत्म करके आगे लेके जाएं। तो उस रिपल्शन की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, उसकी शरह बढ़ जाएगी, जो कि होगी किसमें, सॉरी, फ्लक्स जो है वो उसकी शरह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा वर्डन हम करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा वर्डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होगा, और जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इंड्यूस कर देगी करंट को कॉइल के अंदर। तो ये इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो लेंज लॉ है वो इक्वल है या कंपनसेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। नेक्स्ट है जी एसी जनरेटर। AC generator is a machine that converts mechanical energy into electrical energy. AC जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी हम किसी वर्क को लेके उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसको ये जो इसका प्रिंसिपल है, जिस बेस पे ये मूव करता है, जिस बेस पे ये वर्क करता है, वो क्या है, उसका बेसिक जो लॉ है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो कि बताता है कि ईएमएफ जो जनरेट होगी इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दस दैट कट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के जो उसको परपेंडिकुलर टू दैट होगा। नेक्स्ट जो द जनरेटेड ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है आर्मेचर ऑफ कॉइल टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड। इन चीजों पे जो है डिपेंड करता है। व्हेन द आर्मेचर रोटेट्स, और अब जो इसके जो पार्ट्स हैं
वो देखते हैं इसमें कि कौन कौन से एसी जनरेटर में पार्ट्स जो है वो होते हैं। इसके पार्ट्स में सबसे पहले तो होती है फील्ड, आर्मेचर, प्राइम मूवर, रोटर, स्टेटर और स्लिप रिंग्स। फील्ड क्या कहती है जी? फील्ड इसमें जो कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स ऑफ कंडक्टर होते हैं, जो कि वोल्टेज जिसके अंदर से जो आती है। आर्मेचर क्या होता है? वो पार्ट एसी जनरेटर का जिसके अंदर जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, जिसके साथ कॉइल अटैच होती है, उसे आर्मेचर कहा जाता है। नेक्स्ट जी प्राइम मूवर। प्राइम मूवर में क्या होता है? द कंपोनेंट यूज टू ड्राइव द एसी जनरेटर, उसे प्राइम मूवर कहा जाता है। रोटर कंपोनेंट जो है जनरेटर का, उसे कहा जाता है जो रोटेट करता है उस इसमें, उसे रोटर कहा जाता है। स्टेटर जो है वो स्टेशनरी पार्ट होता है एसी जनरेटर का। स्लिप रिंग्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं जो कि कनेक्ट किया जाता है जैसे एसी जनरेटर को। इसका वर्किंग जो है, इसकी वर्किंग कैसे है कि व्हेन आर्मेचर रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट अपॉन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब जो आर्मेचर है यानी जो रोटर है वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक यानी नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में जब मूव करता है तो उस मूवमेंट की वजह से जो फ्लक्स है, लिंकेज है, जो फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू है, आर्मेचर चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है, जो कि फ्लो करता जाता है गल्वानोमीटर से, फ्लो करता है स्लिप रिंग से और ब्रशेस से फ्लो करता हुआ जाता है। द गल्वानोमीटर स्विंग्स बिटवीन, तो जब करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो फ्लो करता है गल्वानोमीटर में से करंट, तो गल्वानोमीटर का जो इंडिकेटर है जो बताता है कि करंट है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी साइनोसॉइडल वेव की फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। यानी एक अपर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक नेगेटिव वैल्यू जो कि ट्रफ की फॉर्म में हम कह सकते हैं इसको समझने के लिए, वो ट्रफ की फॉर्म में वैल्यू जो है वो देता है, यानी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू। तो ये चेंजिंग वैल्यूज जो है ये बताती हैं कि जो करंट इंड्यूस या प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। इस जो करंट है इंड्यूस जो हो रहा था, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के जरिए जो है हम फाइंड कर सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है उसमें एक थंब यूज होता है, फोर फिंगर यूज होती है और मिडिल फिंगर यूज होती है। नेक्स्ट है जी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है? ट्रांसफार्मर is a device used in a power transmission of electrical energy. The transmission current is AC. यानी कि ट्रांसफार्मर डिवाइस क्या होती है? एक पावर ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इसमें जो करंट है यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, उसे हम बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के बेस पे ये करता है। इसकी दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल यानी जो कि बैटरी जो सोर्स से कनेक्ट होता है, सेकेंडरी में ये इंड्यूस होते हैं करंट, तो सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। जो कोर है, जो इसका जो आयरन कोर है वो इंसुलेट किया जाता है, दरमियान में एक लिक्विड ऐसी चीज लगाई जाती है ताकि जो स्ट्रिप्स है उनके दरमियान हीट प्रोड्यूस ना हो, एडी करंट को खत्म करने के लिए। ये एडी करंट आप आगे जाके पढ़ेंगे कि उसको खत्म करने के लिए इंसुलेट किया जाता है इसको। Alternating current जब इसमें से पास होता है through the primary coil, it creates a very magnetic flux. As per Faraday law of electromagnetic induction, this change in magnetic flux induces an EMF in the secondary coil, which is linked to the core having primary coil. यानी जो कनेक्ट होते हैं आपस में आयरन कोर और प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल विद म्यूचुअल इंडक्शन के जरिए कनेक्ट होते हैं। इसके आगे दो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स, यानी वोल्टेज डिपेंडेंस के हिसाब से दो टाइप्स बनती हैं इसकी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके अंदर जो वोल्टेज है उसको हमने इंक्रीज करनी होती है, यानी इसमें जो प्राइमरी कॉइल है उसकी जो टर्न्स हैं वो कम होती हैं और जो सेकेंडरी कॉइल है इसकी टर्न्स ज्यादा होती हैं। कम टर्न से हम सेकेंडरी में जो इंड्यूस करंट होगा, कॉइल नंबर जो है वो ज्यादा होती हैं तो उसमें करंट जो है वो ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से
इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी वीपी यानी जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कम होती है और वीएस यानी जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि इसमें जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वो कम होती हैं और जो प्राइमरी टर्न्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में यूज़ कर सकें। जो आज जो घरों में यूज़ होते हैं ट्रांसफार्मर बड़े, उन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। आई होप आपको जो है आज के लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर है वो रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।